नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार तिवारी कुमरामा इंटर कॉलेज लखनऊ में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और आज आप सब लोगों के लिए कक्षा 10 की पढ़ाई जिन छात्रों की रुकी हुई है कुछ समय से चल रही समस्याओं की वजह से हम लगातार क्लासेस नहीं हो रही हैं विद्यालयों में, उसी क्रम में आज ये एक वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर किया जा रहा है कि आप अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से कर सकें। उस क्रम में कक्षा 10 के सभी छात्राओं के लिए पहले अध्याय से हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। पहला अध्याय, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्याएं है। इसका बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं वो कुल 5 अंक के आते हैं और उस 5 अंक के प्रश्न के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना है। कुछ बातें आप कक्षा 9 में सीख के आए हैं, उसका एक जल्दी से छोटा सा एक रिवीजन करते हुए हम कक्षा 10 के ऊपर आ जाते हैं और उसके पश्चात हम देखते हैं प्रश्न कैसे होंगे, किस तरह के प्रश्न आते हैं बोर्ड में। हम उन सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आपको इस वीडियो में कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनको आप प्रैक्टिस के तौर पर करके भी देख सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो वो उन प्रश्नों को सुझाव के तौर पर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन प्रश्नों के लिए, अगर किसी को समस्या है तो मैं अगले वीडियो में उन प्रश्नों को हल लेकर भी आपके समक्ष आऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 10 के पहले चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। आप सब देख रहे हैं कि कक्षा 10 में पहला अध्याय स्क्रीन पर दिख रहा है, वास्तविक संख्याएं। अब इस चैप्टर का जो कुल वेटेज है वो 5 अंक का होता है। 5 अंक बोर्ड में आते हैं। क्या क्या आता है उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं, आगे आते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो गणित में आप कक्षा 9 में पढ़ कर आए हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फिर भी एक छोटा सा परिभाषा आपके समक्ष उपस्थित है कि वास्तविक संख्याएं सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान है, अर्थात वो संख्याएं जिनको सरल रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आप जितनी भी तरह की संख्याएं अपने समक्ष देखते हैं, आपने अब तक सीखी हैं, उन सब को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनका हम लोग वर्गमूल आदि आपने कक्षा 8 में निकालना सीखा है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि हम वर्गमूल -4 का निकालना चाहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए ये काल्पनिक संख्याएं हैं। ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इनके इतर जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी में हम देखिए एक नीचे एक चार्ट के जरिए इस चीज़ को पढ़ना चाहेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? दो चीज़ों का ये पार्ट है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसमें कई बार बच्चों को बहुत तरह का व्यवधान पैदा होता है कि हम कैसे समझें, कैसे पहचानें कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो बच्चों, आपने जितनी भी संख्याओं को अब तक देखा है, अपनी गिनती आप शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 से करते हैं, जिन्हें आपने प्राकृत संख्याओं के नाम से समझा हुआ है। लेकिन ये प्राकृत संख्याएं शून्य के बिना अधूरी समझी गई। जब इसमें शून्य का समावेश किया गया तब ये पूर्ण हो जाती हैं और तब इन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करते समय हमें चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसमें हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को लगाते चलते हैं। उन चिन्हों को लगाने के बाद यही संख्याएं पूर्णांक कही जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें, शून्य न ऋणात्मक है न धनात्मक है। फिर कुछ संख्याओं को आप भिन्न के रूप में देखते हैं। बच्चों, ये ध्यान रखें कि भिन्न का मतलब हमेशा अंश बटे हर, हम लोग ये समझते हैं इस रूप में जो लिखा जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर मैंने 4/7 लिखा है, ये तो भिन्न है, ये भिन्न है। भिन्न का अर्थ होता है किसी का हिस्सा, अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। तो किसी पूर्ण का एक भाग जो होगा वो होगा भिन्न, लेकिन भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। अगर मैं इसको -4/7 लिखूं तो मैं इसको भिन्न नहीं कह सकता हूं। भिन्न का मतलब किसी
पूर्ण का एक भाग। तो जो भी संख्याएं इस रूप में दिखेंगी उनको भी हम परिमेय संख्या के हिस्से में लेते हैं। अब इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए कि हमने ये भी समझा है कि बहुत सी संख्याएं ऐसी होंगी जो ज़रूरी नहीं है भिन्न के रूप में हो। मतलब जैसे अब मैंने अगर सीखा, कुछ संख्याएं हमने लिखी 33, तो ये एक परिमेय संख्या। मैंने लिख दिया 34 परिमेय संख्या, -3 परिमेय संख्या। आप इस तरह कोई भी संख्या लिखें, बटे में भी अगर आप लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4/7, तो ये परिमेय संख्या। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर संख्या पर इस रूप में लिखी हो। जिन संख्याओं के बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में हम 1 मानते हैं, इसलिए इनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात अब तक हम ये सीख चुके हैं कि परिमेय संख्या का रूप बटे में होना चाहिए, p/q के रूप में, और यहाँ नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको कि हम लोग दशमलव के रूप में देखते हैं। तो जब दशमलव में हम आते हैं तो दशमलव 2 तरह के होंगे, एक शांत, एक अशांत। अब इसको आप समझते चलिएगा, मैं अंग्रेजी में भी बोल दूं। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, ये शांत का मतलब है टर्मिनेटिंग, और दूसरा है अशांत, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब उदाहरण भी दे दूं आपको। मान लीजिए मैंने लिखा 2/5। अगर मैं 2 को 5 से भाग दूं तो ये एक बार नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा और ये 4 बार चला जाएगा, अर्थात कितना हुआ 0.4। कहीं ना कहीं ये भाज पूरा हो जाता है भाग, और इसलिए हम लोग इसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत का मतलब जिसमें भाग देने के पश्चात अंत में हमारे पास शेषफल 0 बचे। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनको आप कितनी बार भी भाग देते चले जाइए वो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे 10/3, अगर हम 3 से 10 को भाग दें तो ये 3 बार जाएगा, 9, 1 आएगा। अब आप दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाते जाइए तो ये संख्या 3.33333 ऐसे आती ही चली जाएगी। इसको हम लोग शॉर्ट में 3.3 और जितना हिस्सा रिपीट करता है उसके ऊपर एक बार लगाकर निरूपित करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं अशांत तो हैं, इसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव या अनावसानी दशमलव। परंतु इसमें हो क्या रहा था, इसमें हो रहा था कि दशमलव के बाद का एक हिस्सा अपने आप को बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, जो अभी हमने देखा। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से होंगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं 2.3010100010001000 इसमें कोई चीज़ का एक पैटर्न नहीं बन रहा है, बस केवल ये चलता चला जा रहा है जिसका अंत कभी नहीं है। ऐसे को हम लोग कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। और ये जो दशमलव इस रूप में लिखे जाते हैं वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इसके ऊपर आप लोगों को बच्चों कुछ क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करने के लिए मिल जाते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर के, उनको अगर हम देखें तो हम कहेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। कुछ एक प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको वो ये बता देते हैं कि एक संख्या दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये संख्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, और बिना विभाजन किए आपको पहचानना है। तो कुछ छात्र बोर्ड परीक्षा में उसको रफ में हल करके देख लेते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत आसान सी बात है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब है, जैसे मैं कहीं पे लिख दूँ, कोई संख्या मैंने लिखी 3/16, तो 16 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, तो इनको हम सह अभाज्य कह सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे के लिए अभाज्य हैं। तो इस तरह की संख्याओं को जब हम देखेंगे और इसके हर में लिखी हुई संख्या 16 का अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड कैसे किया जाएगा, 16 के गुणनखंड करते चले जाइए। 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। अब आप देखेंगे कि इसके हर में जो ये 16 था उसमें सिर्फ 2 की घात 4 आ रही है, ऊपर 3 चल रहा है। तो जिस संख्या के हर में केवल 2 आता हो या उसके साथ केवल 5 आता हो, उसके साथ में अगर 5 भी आ जाए
या केवल 5 की घात में कोई संख्या आए, ऐसी सभी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं। मैं अभी उदाहरण से आपको समझाऊंगा। अगला देखिएगा, मान लीजिए कि x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या है जो कि इस रूप में लिखी जा सकती है, तो इसका और n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर इसकी घात में नीचे हिस्से में q में हर में लिखी हुई संख्या में अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं है, तो वह दशमलव प्रसार अशांत होता है। मैं इसको एक प्रश्न के जरिए आपके सामने रखता हूँ। देखिए, आपको एक एक करके कुछ प्रश्न हल करते हुए दिखाए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। आपको इस प्रश्न में क्या बताया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो 13 बटे 3125, अब हमें इसे भाग नहीं देना है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, 3125 को गुणनखंड कर लीजिए। अब हमें आसान रूप से दिख रहा है कि ये 5 से चला जाएगा, तो ये 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से चला जाएगा तो ये 125 आएगा, फिर 5 से चला जाएगा तो ये 25 आएगा, फिर 5 से चला जाएगा तो 5 आएगा और आखिरी में 1 आएगा। अर्थात हमने संख्या को क्या लिख दिया, 13 बटे 3125 में 1 2 1 2 3 4 और 5 की घात 5। अब इसमें 2 तो आया नहीं हर में, हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 की घात 0। कहने का मतलब मैंने बताया था आपको कि अगर हर में केवल 2 का अंक आए या केवल 5 का अंक आए या दोनों आए, इनके अतिरिक्त कोई संख्या ना आए, तो वो दशमलव प्रसार अगर हम इसका करते तो कैसा आता, शांत आता। पिछले पन्ने पर भी मैंने आपको बताया था, उसका बिंदु संख्या 1 13 बटा, तो ये कैसा प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिएगा, 17 बटे 8। अब 17 बटे 8 को जब आप देखेंगे तो इसमें 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 8 के हम गुणनखंड कर लें तो सबसे आसान तरीका गुणनखंड किससे भाग देंगे आप, 2 से। एक तरीका ये भी, कितना आएगा, 4। फिर हम किससे भाग दें, 2 से। फिर कितना आएगा, 2। फिर हम किससे भाग दें, 2 से। अंत में कितना आएगा, 1। तो हमारे पास कितने 2 आए, 3। मतलब संख्या को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 5 नहीं आया, मतलब 5 की घात 0। जो संख्या नहीं है उसकी घात 0। अब बाकी अन्य कोई भी इसमें संख्या नहीं आ रही है, तो ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखते हैं 455, 64 बटे 455। अब हम 455 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सर हम 5 से ही काट दीजिए, तो ये 9 आएगा और ये 1 आएगा, 9 1। अब ये किससे जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, कितना आएगा, 13, और फिर 13 से जाएगा तो 1। इसका मतलब कि हम 455 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 13। अब जो संख्या है उसके बटे में 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और एक 13 आ रहा है। ये दो संख्याएं अलग आ गई, 2 और 5 के अतिरिक्त, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। अब अशांत में हमने आपको क्या बताया था, 2 बातें बताई थी, अशांत में आवर्ती या अनावर्ती। लेकिन क्योंकि ये p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, ये संख्या किस रूप में है, p बटे q के रूप में है, इसलिए ये आवर्ती होगी, अनावर्त नहीं हो सकती है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्त। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न देखते हैं। 77 बटे 210। इस संख्या में जब आप 210 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से करिए, 105, फिर 2 से आप करेंगे, नहीं जाएगा, हटा दीजिए इसको,
और इसकी जगह हम क्या ले आएंगे, इसकी जगह हम आ जाएगा 3 से आ जाएगा, तो 3 5, अब ये 5 से जाएगा 7। अब आप देख रहे हैं कि 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसमें भी हम 2 और 3 के अतिरिक्त ये 2 संख्याएं देख रहे हैं। इनके आने के कारण इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, अशांत होगा। जैसे इस वाले में अशांत हुआ था, तो अशांत और उसके साथ में क्या हो जाएगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो ये वाला भी अशांत आवर्तनिक था, ये संख्या भी अशांत आवर्त की थी और ये संख्या भी आपकी अशांत आवर्त की है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को नोट कर लें और आपके अभ्यास के तौर पे इन 4 प्रश्नों को मैं देता हूँ, जिसमें आप आसानी से इनको कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर के तौर पे बता दूं कि ये वाली संख्या अशांत आवर्त की होगी। इस संख्या में भी आप बहुत साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये आ गया, इसलिए ये भी अशांत आवर्ती का होगा। और इन दोनों को जब आप देखेंगे तो ये दोनों शांत दशमलव मिलेंगे। आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो सुझाव देकर, अपने कमेंट्स डालकर ज़रूर पूछिए, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आगे आते हैं। एक और इसी तरह का सवाल बहुत अच्छा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। देखिए कि निम्न वास्तविक संख्याओं में ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय। अब मैंने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार जब आप लिखते हैं तो एक शांत है। इसमें हमें पहले भाग को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ आगे कोई भी संख्या नहीं आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसका भाग देने के पश्चात हमें अंत में शेषफल कितना मिला होगा, शेषफल कितना मिला होगा, 0। अर्थात ये कैसा हो गया, ये शांत दशमलव है। और शांत दशमलव को मैंने क्या बताया था, कौन सी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। बोर्ड में सिर्फ इतना ही पहचानने को आएगा और आपको तुरंत लिख देना है कि ये कैसी संख्या है। इसके दूसरे भाग में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है और कैसे चल रही है, आपको पुनरावृत्ति जैसा दिखाई पड़ेगा लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। पॉइंट 1 2 के बाद 1 0, फिर 2 0, फिर एक जैसा पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा दशमलव है, पहले तो ये अशांत है और उसके आगे मिलने वाली संख्या में कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये कैसा है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्त। और अशांत अनावर्ती को मैंने क्या बताया था, सिर्फ यही एक भाग होता है जो अपरिमेय के लिए है, अपरिमेय संख्या। तो ये कैसा हो जाएगी, ये संख्या आपकी कैसी हो गई, अपरिमेय। कैसी हो गई, अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं। इसके तीसरे भाग को आप देखिएगा। ये संख्या में देखिए, हमने आपको बताया था कि जिस संख्या में दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है तो जितना हिस्से की पुनरावृत्ति हो उतने हिस्से के ऊपर बार लगाते हैं। इसमें बार लगा है, इसका मतलब ये संख्या ऐसे लिखी जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। अर्थात ये कैसा दशमलव प्रसार हुआ, ये कैसा दशमलव प्रसार होगा, ये होगा अशांत तो है लेकिन रिपीटिशन हो रहा है, तो कैसा होगा, आवर्ती। और अशांत आवर्ती को हम लोग किस में गिनते हैं, परिमेय। अशांत तो अब आवर्ती है तो किस में होगा, परिमेय। तो ये संख्या कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। समझ आ रहा है बच्चों। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसी टॉपिक चैप्टर का है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक हमको क्या बताता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है और ये हमें बताता है कि दो संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं के पूर्णांकों को हम भाग देकर उसके ज़रिए हम लोग HCF महत्तम समापवर्तक निकालने की प्रक्रिया करते हैं। इसमें दो तरह के सवाल बच्चों आते हैं। पहले हम एक आसान सा सवाल लेते हैं और उसको हम सवाल के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देखिए, जब भी आप किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 7 को
2 से भाग दिया तो ये 3 बार जाएगा और यहाँ आएगा 1। जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जितना बचता है उसे कहते हैं शेषफल। तो ये हमारा शेष हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, जिसको भाग दिया वो भाज्य हो गया, और ऊपर जितनी बार गया वो हमारा भाग फल हो गया, वो हमारा भाग फल हो गया। और आप इसको लिख कैसे सकते हैं? आप उसको उदाहरण के तौर पर जो मैंने दिया, मैं लिख सकता हूँ 7 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 1, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और इसी बात को आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी संख्या a को जब b से भाग देंगे तो q बार वो जाएगी और r उसका शेषफल बचेगा, और शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। शेष कभी 5 नहीं होगा या उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर शेषफल 0 है तो हम कह देंगे कि दी हुई संख्या a b संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है HCF निकालने के लिए। मैंने जैसे भी आपको बताया कि भाग देकर कैसे निकाला जाएगा, तो उसकी पूरी विधि यहाँ पे चरण विधि आप देखेंगे धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पूरी चरण विधि लिखी हुई है और हम इस चरण विधि को आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन अगर प्रश्न से समझा जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं इसको एक प्रश्न के ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए देखिए, तो आपका प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको जो संख्या दिख रही है वो 2 संख्याएं दिख रही हैं। एक आपको दिख रही है 135 और दूसरी आपको दिख रही है 225। 135, 225। जो संख्या छोटी है उस संख्या का प्रयोग हमें बड़ी संख्या से करना है। तो 225 को आपको 135 से भाग देना है। अब आप बताइए कि 135 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। आपको अगर सीधे लिखने में समस्या हो तो आप आसानी से रफ में करते चले जाइए। 135 से 225 को भाग दीजिए, ये एक बार जाएगा और 135 हम यहाँ घटा देंगे। जब आप घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, मतलब इसके आगे शेष कितना हुआ 9। तो इसको हम फिर से लिख दें, क्या लिखेंगे हम, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। अब शेष यहाँ पर 0 नहीं है। जब तक 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक इस प्रक्रिया को दोहराना है। अब आगे कैसे दोहराना है कि जितना हमारा शेष था हम उससे भाग करेंगे, और किसको, जितनी बार गया था। तो 135 को 90 से भाग दीजिए, अब ये एक बार जाएगा और अब आप शेषफल निकालेंगे तो बचेगा 45। फिर हमारा शेष 0 नहीं है, तो अब 90 को भाग देंगे 45 से। अब 90 बन जाएगा हमारा भाज्य और 45 हो जाएगा भाजक। ये 2 बार जाएगा और शेषफल आएगा 0। जब शेषफल आपको 0 मिले उस समय जो भी भाजक है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, HCF बराबर 45। समझ में आ रहा है? चलिए एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। अब ये संख्या थोड़ी आपको बड़ी दिखेगी, 196 और 29,220। तो क्योंकि संख्या बड़ी है तो हम रफ में थोड़ा सा भाग करने का प्रयास कर लेते हैं। 38,220। तो 196 का दुगना लगभग 400 होगा, तो हमें एक बार ही ले जाना है, तो हम इसे एक बार लेके जाएंगे। देखिए 196 से 38,220 को भाग में तो एक बार, तो 196, 12 में से 6 गया और यहाँ बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा, आएगा 8, और यहाँ से हम 2 में से 1 ले जाएंगे तो 186, ये 8 है, ऊपर से 2 निकलेगा। अब आप देखेंगे
कि ये अगर हम इसका 10 से गुणा करें 196 को तो 1960 हो जाएगा, तो ये लगभग 9 बार जाएगा। तो हम इसे 9 बार लेकर जाएंगे। 9 चौक 54, 5 9 9 81 और 5 86 86, और इसके बाद 8 और 9 8 17। आप इसे घटा दीजिए। घटाने के बाद आपको मिलेगा 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक ये वाला ज़ीरो इसके आगे आएगा। अब 196 से जब हम 980 को भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा। 5 6 30, 3 आया यहाँ पर, 45 और 3 48, 4 आया, 5 4 9, जब घटाया तो शेष बचा 0। इसका मतलब कि 38,220 196 से 195 बार जा रहा है और शेषफल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 38,220 को हम लिख सकते हैं 196 से भाग देने पर कितनी बार गया है भाग, 195 बार, और शेषफल आया 0। हमें पहली बार में ही शेषफल 0 मिल गया। तो इसका मतलब आगे हमें भाग अब नहीं देना है। जब शेषफल 0 मिलता है उस समय भाजक की जगह पर प्राप्त हुई संख्या को ही HCF कहते हैं। तो इसका HCF कितना हो गया, 196। आप अपनी NCERT में और दिए हुए अन्य प्रश्नों को भी हल करके ज़रूर देखें, और साथ में मैं आपको कुछ प्रश्न और दिए थे उनको आप देखिएगा फिर से इन्हीं प्रश्नों की पुनरावृत्ति करके। एक HCF निकालने का ये तरीका है। इसी तरह से एक तरीका और भी होता है, और वो होता है, उस तरीके को भी हम लोग देखेंगे, वो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से किया जाता है। इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो संख्याएं दी जाती हैं उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों को हम लोग हल करते हुए अपने पास रखते हैं। और उसमें कैसे निकालेंगे वो देखिए। HCF निकालने के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल कर दिया जाएगा। अब लिखने में ये बात और कहने में आपकी समझ में थोड़ी सी कम आएगी, जब इसको हम वास्तविक रूप से देखेंगे तो आसान आएगी, समझ में आएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, HCF के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणा किया जाता है और लघुत्तम समावर्त में सबसे बड़ी घात का गुणनफल किया जाता है। कैसे किया जाता है ये हम लोग अगले प्रश्न के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं और आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो मैं आप लोग को अभाज्य गुणनखंड करना सिखाता हूँ। यहाँ 4 भाग दिए हैं, इसमें से मैं केवल एक भाग आपको करके दिखाऊंगा और फिर हम लोग HCF, बाकी 3 भाग आप यहाँ पे स्क्रीन से नोट कर लें और अपनी प्रैक्टिस उसके ज़रिए करें। मान लीजिए मुझे 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो अभाज्य संख्याएं जो किसी से नहीं करती हैं या अपने आप से करती हैं, एक से करती हैं, इसको हम लोग आसानी से 2 से भाग दें। कितना आएगा, 70। थोड़ा छोटा कर लें। 140 किससे भाग दिया, 2 से, कितना आया, 70। फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा, 35। अब ये 2 से नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या होती है 3, ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। आ गया 7। अब ये 5 से नहीं जाएगा, 7 खुद अभाज्य संख्या है, कितना हो गया, 1। इसका मतलब कि हम 140 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। फिर से देख लें, एक और तरीका भी है, आप चाहें तो ऐसे कर लें। 140 ये संख्या थी, हमने किससे भाग दिया, 2 से, कितना मिला, 70। हमने फिर किससे भाग दिया, 2 से, कितना मिला, 35। हमने अब किससे भाग दिया, 5 से, कितना मिला, 7। हमने फिर किससे भाग दिया, 7 से, और कितना मिला, 1। जब अंत में 1 मिल जाए तो यहाँ पे प्राप्त संख्याओं का गुणनफल ही इसके बराबर होगा और ये अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे।
जिसमें हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 भी लिख सकते हैं। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आपको आना चाहिए। और शेष बचे हुए 4 भाग 3 भाग आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करें, ताकि आपको समझ में आए कि हमें कैसे करना है। और अब हम दूसरा प्रश्न जो इसका है उसको हम लोग करते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं, और जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर है या नहीं है। तो हम लोग एक भाग करते हैं 36 और 91। 26 और 91 इस भाग को हम लोग करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 से निकालिए, कितना आया 13। अब ये 13 खुद अभाज्य है तो 1 हो गया। इसके बाद 91 पर आइए। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, सीधे 7 से जाएगा। 7 से हमने किया 13 और 13 से किया 1। अब आप देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। 26 को अगर आप देखेंगे, 26 के गुणनखंड अगर आप देखेंगे तो 26 के गुणनखंड क्या बने। 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो उभयनिष्ठ कौन है 13। यहाँ पे इसकी सबसे कम घात कितनी है 1, यहाँ पे सबसे कम घात कितनी है 1, तो इसका HCF हो जाएगा 13, सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल। बाकी कुछ भी इनमें उभयनिष्ठ नहीं है। जब आप LCM लिखेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे बड़ी घात ली जाती है, लेकिन उभयनिष्ठ यहाँ पे 13 है और वो समान घात में है, तो 13 और शेष बचे हुए पर 2 गुणे 7। तो HCF हो गया 13 और LCM हो जाएगा, इसका आप गुणा करके देख लीजिए क्या मिल रहा है। इसका गुणा करके देखेंगे आप तो क्या मिलेगा। LCM आपने क्या लिखा था अभी, LCM आपने क्या लिखा, LCM बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 14 गुणे 13 या 13 सत्ते 91 गुणे 2 182, और HCF कितना था, HCF आया था 13। अब आप HCF गुणे LCM कर लीजिए। HCF गुणे LCM मतलब 13 गुणे 182। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 13 दूनी 26, हाथ से लगा तो 13 अट्ठे, आप लोग को सारे पहाड़ याद होने चाहिए, 13 अट्ठे 104, और 2 जोड़ेंगे तो 106, हाथ से ला जाएगा 10, और 13 और 10 जोड़ देंगे तो 23, तो इसका गुणनफल 2366 हुआ। ये ध्यान रखना है। और आप 26 और 91 का ही गुणा कर लीजिए तो देखिए कितना आपको मिल जाएगा। 26 और 91 का गुणा कर लीजिए, 26 को आप 90 से गुणा कर लीजिए और फिर उसमें 26 और जोड़ लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। इसका भी गुणनफल आपको 2366 मिलेगा। अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर आ रहा है। यही प्रश्न था। तो इस तरह का एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इसी तरह से आपके लिए हमने 3 संख्याओं का भी प्रश्न दिया है HCF और LCM निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालें तो देखिए कितने आसान तरीके से निकलेगा। सबसे पहले संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 की घात 2 गुणे 3। फिर 15 को आप लिखेंगे तो 3 गुणे 5, और फिर 21 तो आप लिखेंगे 3 गुणे 7। अब आप देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यहाँ भी 3 की घात 1 है, इसमें भी 3 की घात 1 है, इसमें भी 3 की घात 1 है। अगर अलग अलग घातें होती तो आपको क्या करना होता, उसकी सबसे कम घात लेनी होती। तो HCF कितना हो गया इसका, HCF हो गया 3। लेकिन जब आप LCM लेंगे तो उभयनिष्ठ वाले को लिख लीजिए, उसके बाद बची हुई संख्याएं। तो यहाँ पे कौन बचा, 2 की घात 2 मतलब 4, फिर यहाँ कौन बचा 5, और यहाँ कौन बचा 7। ये इसका LCM हो जाएगा, और LCM इसका 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, और HCF आ जाएगा 3। इस तरह से इसका दूसरा भाग भी आप करें।
मैंने आपको प्रश्न, हर प्रश्न के साथ एक अलग प्रश्न आपको अतिरिक्त इसलिए दिया कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। बच्चों, अब जो मैं जिन प्रश्नों की बात करने जा रहा हूँ वो बोर्ड परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या भी हर बच्चे की रहती है कि इन प्रश्नों को हम कैसे करें, हमारी समझ में कैसे आए। और इसको करने का बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो मैंने एक प्रश्न आपके लिए किया हुआ है हल, देखिएगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब सबसे पहले विषम की बात जब आप करेंगे तो विषम वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, और जो संख्या 2 के पहाड़े में आती है वो सम, जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आएगी वो विषम। तो प्रश्न कह रहा है किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को जब हम लिखेंगे 6 से भाग दिया जाए, किसी भी विषम पूर्णांक को जब 6 से भाग देंगे, देखिए क्यों 6 से मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में 6 से यूक्लिड एल्गोरिथम में हमने क्या बताया था, यूक्लिड विधि में, कि यहाँ जो संख्या लिखी उससे भाग दिया जाता है। तो इससे हमने जब भाग देना है तो हमें क्या मिलेगा कि कोई भी संख्या अगर हम देखेंगे तो वो इस रूप में होगी या इस रूप में होगी या इस रूप में होगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी संख्या को हम 6 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास क्या बचता है, 5 6 तरह हमारे पास शेष आ सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, हमने कोई धनात्मक पूर्णांक ए लिया, वो सम है या विषम है हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें ढूंढना है वो सम है या विषम है। और b बराबर 6 लिया, ये हमने यहाँ क्या ले रखा है, ये 6। हम इस a को जब 6 से भाग देंगे तो शेषफल r होगा, और r के मान क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। अर्थात इसके 5 6 रूप मिलेंगे। a को हम क्या लिख सकते हैं, या तो a6 प्लस 0, तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने केवल 6 लिखा, 6 प्लस 1, 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 या प्लस 5। अब हम इसकी एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये कैसे लिखे जा सकते हैं। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले जो संख्या दिख रही है वो कौन सी है, 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3q। अब 3q तो कोई पूर्णांक होगा, उसको मैंने k1 कर दिया, अर्थात क्या बन गया, ये क्या बना, 2k1। अब जो संख्या 2 के गुणांक में लिखी जा सकती है वो कैसी होगी, सम होगी। तो 6q कैसा बन गया, सम बना। ये रूप अगर होगा तो वो क्या संख्या निरूपित करेगा, सम संख्या को निरूपित करेगा। इसका मतलब कि ये विषम नहीं है। अब हमें ध्यान देना है, ऊपर जो हम कह रहे थे आपसे कि किस रूप में होना चाहिए, 6q प्लस 1, प्रश्न को देखिए 6q प्लस 1 रूप होगा वो विषम आएगा। और देखिए अभी जो हमने पहला क्या किया, 6q किया, तो ये कैसा निकला, सम निकला, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये हमारा नहीं है। बात अभी तक सही चल रही है, आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं 6q प्लस 1, इसको हम 2 गुणे 3q प्लस 1 लिखें, और ये 3q को फिर एक पूर्णांक है तो हम किसी और पूर्णांक से निरूपित कर दें। इसका इतना हिस्सा क्योंकि 2 का गुणन में है तो ये हिस्सा क्या बताएगा, ये हिस्सा क्या बताएगा, ये बताएगा जब कोई संख्या 2 के गुणे में लिख दी जाए तो वो हमेशा क्या बताती है, सम बताती है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सम। और उसके साथ आप देखेंगे तो कितना जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कितना जुड़ा है, 1। तो क्या हो जाएगा, एक सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए। किसी भी सम संख्या में सम में जब 1 जोड़ेंगे तो हमेशा विषम मिलेगा। सम को अंग्रेजी में इवन कहते हैं और विषम को ऑड कहते हैं। जब किसी इवन नंबर में 1 जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगा। जैसे अगर हम 4 में 1 जोड़े तो 5, 10 में 1 जोड़े तो 11, तो 5 11 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो ये वाला जो रूप हमारे सामने आया ये कैसा मिला, विषम। देखिए यही कहा गया था, यही चीज़ हमें दिखानी थी, तो हमने एक रूप दिखाया। अब हम 6q प्लस 2 पर आते हैं, क्या ये विषम होगा, अगर ये विषम होगा तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, इसको जब हमने लिखा तो यहाँ पे क्या बना, पुनः आखिरी में जाके ये 2 का गुणांक है, जब 2 का गुणांक है तो क्या रहेगा, सम। तो ये रूप किस में है, सम में है, इसलिए ये नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6q प्लस 3, इसको हमने क्या लिखा, 6q प्लस 2 प्लस 1, 3 को हमने 2 प्लस 1 कर दिया, और उसमें से इस हिस्से को हमने 2 का गुणांक बनाया, और जब 2 का गुणांक बना तो वो क्या हो जाएगा, सम। और सम में जब 1 जुड़ा तो क्या बन गया, विषम। तो विषम, ये वाला रूप किस में चला गया, विषम। तो 6q प्लस 3 कैसा बना, विषम। आगे बढ़ते हैं, अब 6q प्लस 4 की बात करिए। 6q प्लस 4 को देखेंगे आपने, हमने कैसे बनाया है, सम बनाया है। क्यों, क्योंकि इसमें से पूरा 2 निकल गया यहाँ पर,
जब पूरा 2 निकला तो 2 का गुणांक हुआ, 2 का गुणांक है तो सम है, इसलिए ये रूप किस में चला गया, सम। अब आखिरी हमारे पास बनता है 6 क्यूब प्लस 5। इसको हम 5 को किस रूप में लिख दें, 4 प्लस 1 के रूप में लिख दें। 5 को 4 प्लस 1, और ये जो 4 प्लस 1 में से ये हिस्सा है, इसमें से हम 2 बाहर निकाल लें तो ये हिस्सा 2 का गुणांक बन गया, और जो 2 का गुणांक बन गया तो उसको अलग कर लें और उसके साथ प्लस 1। जो हिस्सा 2 का गुणांक है वो क्या है, सम, और सम में कितना जोड़ दिया, 1। सम में कितना जोड़ दिया, 1। जब सम में 1 जुड़ गया तो वो क्या बन जाएगा, सम में 1 जुड़ा तो क्या बना, विषम। तो इसका मतलब कि 6 क्यूब प्लस 5 किस रूप में लिखा जा सकता है, विषम। तो आप देखिए ये वाला रूप विषम और ये वाला रूप विषम, 3 जगहों पे आपको विषम मिल रहा है, अन्य जगहों पे विषम नहीं मिल रहा है। इसी बात को हम आगे कह रहे हैं। इस प्रकार क्या मिला हमें, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 सभी 2k प्लस 1 के रूप में है, और k कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इस तरह का प्रश्न बेटा 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है, और ये हम लोगों को मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं। उदाहरण के तौर पर एक और प्रश्न मैं आप लोगों के लिए रखा है, देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब वर्ग या घन करेंगे तो कैसे होगा, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। तो देखिए हमने कोई भी एक पूर्णांक लिया, धनात्मक पूर्णांक, और क्योंकि हम यहाँ पे 3m या 3m कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें भाग किससे देना है, 3 से। तो हम भाग देने वाली संख्या को b माना, उसको 3 कर दिया। तो a को जब हम 3 से भाग देंगे तो प्लस r होगा, और r का मान क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2, 3 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारा रूप बन के निकला इसमें, और ये r के मान हो गए। अभी हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, a को 3 क्यू लिख सकते हैं, या 3 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, या 3 क्यू प्लस 2 लिख सकते हैं। इस वाले को देखिए हमने यहाँ पे हल किया है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 3 क्यू का वर्ग करिए, कितना हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर। और जब 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा तो उसमें से 3 अलग कर लेंगे जब आप, तो वो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर। और इसका मतलब ये है कि वो क्या है, 3 का गुणन है, 3 का गुणांक है, और 3 का गुणांक है तो हम उसको 3 केवल लिख सकते हैं। दूसरे वाले को देखिएगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए। क्या होता है मैं याद दिला दूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसको आप हल करेंगे तो उससे ये हमको मिला। इसमें से हमने क्या किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दें। इस जगह से हमने क्या किया, इन 2 से हमने 3 बाहर निकाला और इस 1 को अलग छोड़ दिया, और ये हिस्सा 3 के गुणांक में है तो उसको 3k2 और साथ में प्लस 1 दिख रहा है। तीसरा रूप जो हमारे सामने है वो ये है, इसका वर्ग ये मिला। इसको भी हमने उसी a प्लस बी होल स्क्वायर वाले सूत्र से पुनः ओपन किया। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये मिला। इसमें से फिर हम देखेंगे तो हमने क्या किया है, इस वाले हिस्से को हम 3 बाहर निकालेंगे। अब लेकिन 4 प्रॉब्लम करेगा, तो हमने क्या किया कि इसमें इस 4 की जगह पर 3 प्लस 1 कर दिया, और उसके पहले 12 क्यू को चलने दिया, उसके पहले 9 क्यू स्क्वायर को भी चलने दिया, और इस हिस्से से हमने 3 बाहर निकाला है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जब यहाँ से 3 निकलेगा तो यहाँ मिलेगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 4 क्यू और प्लस 1, और ये वाला 1 अलग छोड़ दिया जाएगा। अब क्योंकि इतने हिस्से से 3 बाहर चला गया तो ये क्या बन जाएगा, 3 का गुणांक बन जाएगा। तो ये 3 का गुणांक बन गया, ये क्या बन गया, 3 का गुणांक बन गया, और उसके साथ क्या बचा, प्लस 1। तो आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो रूप है वो क्या मिल रहा है, या तो 3 गुणे कोई संख्या है, या 3 गुणे किसी संख्या में 1 जुड़ा है, और यहाँ पर भी 1 जुड़ा है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जहाँ पर ये संख्या 3m के रूप में है या 3m प्लस 1 के रूप में है, और यही हमसे प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो ये एक अलग तरह का यूक्लिड एल्गोरिथम पे जो प्रश्न है थोड़ा मुश्किल लगता है। आप लोग इसे अब कई बार प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपरिमेय संख्याओं के ऊपर प्रश्न,
और मैं प्रयास करता हूँ कि ये भी आपकी समझ में आए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आने की उम्मीद रहती है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो क्या है कि √5 या √2 या √3 या √6 किसी को भी वो कह देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। बेटा, ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि हम विरोधाभास विधि का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिस चीज़ को हमें सिद्ध करना है, हम उसका उल्टा मान लेते हैं। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम पीछे से पढ़ते हुए आए हैं कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो इस रूप में लिखी जा सकें, जहाँ पर ये क्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बटे के रूप में जिस संख्या का निरूपण किया जा सकता है वो परिमेय है। तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि हम √5 को इस रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हम इसके बटे में कितना होगा, 1, तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इनसे गुणा हो जाएगा। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो √5 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √5 गुणे क्यू, और इसके बटे में कितना था, 1, उसका किससे गुणा हुआ है, पी से, तो पी गुणे 1 क्या बन गया, p √5q। अब जब p √5q आपको मिलेगा तो हम इसमें भी वर्ग कर देंगे। क्या किया हमने यहाँ पर, वर्ग किया दोनों पक्षों में। वर्ग करने पर हमें p का वर्ग और यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा और q का वर्ग आएगा। अब ये बच्चों बात ध्यान रखें कि जब किसी संख्या को, जैसे मैं अगर कभी लिख दूं कि x बराबर 5y, अगर x 5 के गुणांक में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये x 5 से कट जाएगा, तभी कोई संख्या 5 के गुणांक में लिखी जा सकती है। अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं x बराबर 4y, तो इसका मतलब x 4 से कट जाएगा, और जो संख्या 4 से कट रही है उस संख्या का वर्ग भी 4 से कटेगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर p² बराबर 5q² लिखा है तो इसका मतलब 5 जो है वो p² को विभाजित करेगा, और अगर 5p² को विभाजित करेगा तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण समीकरण यहाँ से प्राप्त होता है। अगर ये 5 p को विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो p संख्या होगी वो 5 के पहाड़े में कहीं तो आएगी, 5 के गुणांक के रूप में लिखी जा सकती है। कितने गुणा लिखी जा सकती है मालूम नहीं, तो हम उसको k मान लेते हैं। तो हमने p को 5k मान लिया, और इस मान को हम लोग समीकरण 1 में p की जगह रख देंगे। रखिए, तो हमने यहाँ पे रखा, देखिए 5k का वर्ग किया यहाँ पे रखने के बाद, और इधर ये चलता रहा। जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25k², इधर 5, इस 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार, और क्या बचेगा यहाँ, 5k² बराबर q²। अब इस लाइन से जो ये लाइन हमको मिल रही है, इसका अर्थ क्या है कि 5q² बराबर 5k²। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 इस q² को विभाजित करेगा, 5q² को विभाजित करेगा, और अगर 5q² को विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 5q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब अगर आप समीकरण 3 को देख रहे हैं, समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, ये 3 और ये 2, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 5 p को विभाजित करता है, यहाँ हम कह रहे हैं 5 q को विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी हुई है वो ये भी 5 से कट रही है और ये भी 5 से कट रही है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि परिमेय संख्या में इन दोनों को क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। ये दोनों किसी भी एक समान संख्या से नहीं कट सकते हैं। और जैसा हमें यहाँ मिल रहा है कि ये भी 5 से कटा, ये भी 5 से कटा, इसका मतलब इनका और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा निकला, ये दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से, उभयनिष्ठ है 5। इसका मतलब कि ये p बटे q सहअभाज्य संख्याएं नहीं थीं, और अगर ऐसा नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या भी नहीं थी। ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, देखिए समीकरण 2, 3 से ज्ञात होता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कौन सी त्रुटिपूर्ण कल्पना, कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों, आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे आप देख रहे हैं कि पुनः आपके पास 4 प्रश्न दिख रहे हैं इसी से संबंधित, उनको आप
कर सकते हैं। और मैं एक बार आप सब लोगों को ये कहूँगा कि अपने सभी प्रश्नों को आप लोग हल करिए, और जो भी प्रश्न की समस्या हो उन प्रश्नों को हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर या सुझाव देकर, जिस भी तरह से है आप अपनी समस्याओं को हमारे तक लाइए। आपकी उन समस्याओं को लेकर भी एक अगला वीडियो बनाया जाएगा। अगर किसी को इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वो संपर्क करके अपने सुझावों के ज़रिए मुझे बताएं। हम उनकी समस्याओं को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करेंगे, और बहुत जल्द आपके अध्याय 2 का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।